जा रहा हूँ ना आप ही की रिक्वेस्ट पर। आज से हमने जो स्टार्ट करके चल रहे हैं वो है आपके पास में, क्योंकि ये हमने टेक्निकल एनालिसिस के फंडामेंटल सीख के चल रहे हैं। हमने सबसे पहले अच्छा। टेक्निकल एनालिसिस के हम्म। फंडामेंटल पर काम करना है। अब हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि न्यूज़ क्या है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले आपके पास में आपको क्या चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं। देखो, आप ये इग्नोर हम्म। करके चलते हो कि न्यूज़ क्या है। हाँ। ठीक है, आपको न्यूज़ से कोई मतलब नहीं होता आपका। हम्म। आप इग्नोर करके चलते हो कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। आप ये भी इग्नोर करके चलते हो कि कंपनी के ठीक है। फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो होता है ये आपका रूल्स बेस्ड होता है। ये आपका रूल बेस्ड होता है, और ये जो रूल्स आपके पास में अपनी वैल्यूज को ड्राइव करते हैं, ये ड्राइव करते हैं प्राइस से। ठीक है, तो मतलब टेक्निकल एनालिसिस सीधा प्राइस को टाइम के साथ रिलेट कर कर देख रहा होता है। मतलब प्राइस को देख रहा होता है, टाइम के साथ देख रहा होता है। हम इसके अंदर एक चीज और प्लस कर देते हैं, वो क्या आपके पास में वॉल्यूम है। हम्म। तो हम ये देखते हैं आपके पास में कि अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वॉल्यूम इमर्ज होकर आ रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर वॉल्यूम इमर्ज होकर आ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहला रूल बनता है, सबसे पहला हमारा इसके अंदर रूल बनता है, और ये सब रूल बेस्ड रहेगा। तो मैं आपको जो रूल्स सिखाऊंगा आप इन रूल्स की को नोट कर लीजिएगा। और फिर इन रूल्स के बिहाफ पर जब आप किसी स्टॉक को स्टडी करोगे तो आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी बताओगे हमारे को कि इस जगह पर अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पर हमारा ये रिस्क था, ये हमारा स्टॉप लॉस था, और ये हमारा टारगेट था, ये आप बताओगे। और आप देखोगे बैक टेस्टिंग कर कर, मतलब पिछले 5 सालों में लगातार आप देखोगे, 5 साल की बैक टेस्टिंग करके आप देख के मुझे बताओगे कि कितनी बार आपको मार्केट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर एंट्रीज मिली। उस केस में आपको जो एंट्रीज हम्म। में आपकी कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हुए, और कितनी बार आपको टारगेट। मतलब 5 साल अगर हम्म। आपने इन रूल्स पर काम किया होता तो आपका उस केस में क्या हम्म। प्रॉफिट रहता, क्या लॉस रहता। तो सबसे पहला रूल हमसे ये कहता है कि हम सबसे पहले टाइम को कंसिडर करते हैं। तो टाइम फ्रेम क्या होगा। तो देखो टाइम फ्रेम क्या होता है, तो सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को लेके चलते हैं। तो टाइम फ्रेम जनरली क्या होता है हमारे पास, मैं जो कंसिडर करता हूँ, मैं एक दिन का टाइम लेके चलता हूँ, फिर मैं एक वीक का टाइम लेके चलता हूँ, फिर मैं एक मंथ का टाइम लेके चलता हूँ। ये बात आती है अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अच्छा। इन्वेस्ट करके चल रहा होता हूँ तब मैं उस कंडीशन में जो टाइम फ्रेम कंसिडर करता हूँ, ये देखता हूँ कि एक दिन के टाइम फ्रेम में, एक वीक के टाइम फ्रेम में, और एक मंथ के टाइम फ्रेम में मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने वॉल्यूम्स इमर्ज होकर आ रहे हैं। मतलब इनके अंदर वॉल्यूम्स कितने इमर्ज होकर आ रहे हैं। लॉजिक समझ के चलिएगा, आपकी समझ में आ जाएगी बात मेरी। मतलब ये पहला रूल ही आपका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा देगा कि टाइम फ्रेम अगर मेरा एक दिन का है, टाइम फ्रेम अगर मेरा एक वीक का है, और टाइम फ्रेम अगर मेरा एक मंथ का है, तो जो मैं इन्वेस्टमेंट करके चल रहा हूँ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या जो लोग इन्वेस्टमेंट करके चल रहे हैं, तो किस तरीके के वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर इमर्ज हो रहे हैं। मतलब मैं स्टडी करके चल रहा हूँ कि एक महीने से मार्केट के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्या कामकाज चल रहा है। फिर अगर मैंने इसके सर अंदर एक मतलब, मिनट, हाँ सर। है ना। अब देखिए, अब हमारे पास में जो हमारा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ एक दिन का, टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ एक वीक का, टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ एक मंथ का। अब एक मंथ के अंदर मेरे को बड़े आराम से जो कैंडल्स मिलती हैं, अगर डे की कैंडल्स अगर मैं देख के चलूंगा, तो एक महीने के अंदर मुझे बड़े आराम से 20 कैंडल्स को स्टडी करने का मौका मिल जाता है। तो अगर मैं एक मंथ में देख के चलूंगा, तो एक मंथ मेरा 20 कैंडल से मिलकर बनाए। तो एक मंथ मेरा अच्छा। 20 कैंडल से मिलकर बनाए, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं, और जनरली 4 से 5 हफ्ते एक महीने के अंदर होते हैं, है ना। अगर कोई पब्लिक हॉलीडे वगैरह उसमें से मतलब हटा एक दिए दिन तो में कितने होते एक दिन में कितना होता है सर? एक महीने के अंदर 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अच्छा, 20 ट्रेडिंग स्टीलिंग डेज होते हैं, मतलब देखो 20 एक ट्रेडिंग डेज होते हैं, एक अच्छा। हफ्ते में मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट खुलती है। तो हाँ। हफ्ते में 5 दिन खुलेगी मार्केट। हाँ। 7 दिन का हफ्ता होता है। हाँ। 7 4 जा 28। हाँ। तो मतलब चार चार हफ्ते होते हैं एक साल, एक महीने में। हाँ। तो एक हफ्ते मतलब का, वन तो 30 का होता है ना सर, 30 या 31 का होता है। तो 7 4 जा 28, है ना। अब 7 5 जा 35। तो मैंने आपसे क्या कहा कि हमारे पास ऑन एन एवरेज 20 हमारे पास में ट्रेडिंग डेज होते हैं, ऑन एन एवरेज जो निकल कर आते हैं। और पूरे साल के अंदर जो एवरेज निकल कर आता है वो 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं। मतलब पूरे साल के अंदर लगभग अच्छा। 200 ट्रेडिंग डेज होते हैं। अब क्या होता है कि हमारे पास 2 दिन इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये कम से कम इतने तो होंगे होंगे, इनसे कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं रहता इनसे। ठीक है जी। अच्छा, समझ तो गया सर, 1 मंथ में 20 कैंडल्स होते हैं। हाँ, तो 1 मंथ के अंदर हमारे पास 20 कैंडल्स एक दिन के टाइम फ्रेम की फॉर्म होंगी, तो मैं 20 कैंडल्स को स्टडी कर पाऊंगा। जब मैं टाइम फ्रेम उसका एक महीने का बना दूंगा, तो मतलब 20 कैंडल्स को मैंने एक साथ क्लब कर दिया, मतलब 20 कैंडल्स को मैंने एक साथ मिला दिया। अब मैं ये देख के चल रहा हूँ
कि मेरे जो वॉल्यूम्स हैं ध्यान समझिएगा, आपके मुंह से आवाज़ निकल कर आएगी अपने आप। हाँ सर। मेरे जो वॉल्यूम्स हैं, ये वॉल्यूम्स लगातार कितने हैं मैं एवरेज कंसिडर कर पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अचानक से किसी महीने के अंदर ये जो एवरेजेस है, मतलब ये एवरेज वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं वॉल्यूम को कंसिडर करके चल रहा हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि यार वॉल्यूम तो बढ़ रहा है। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब इसी टाइम में, एक महीना पहले जो वॉल्यूम था उससे मैंने वॉल्यूम को वॉल्यूम से कंपेयर कर लिया, पीछे के वॉल्यूम्स के साथ इस महीने के वॉल्यूम्स को मैंने कंपेयर कर लिया। अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो प्राइस है उस प्राइस ने कितना गेन किया। तो अगर मेरे पास इस टाइम फ्रेम में, समझिएगा बात को, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम भी मेरा बढ़ रहा है और इस जगह पर मेरा प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो लॉजिकली समझ के चलो, वॉल्यूम के बढ़ने का मतलब है कि कोई मार्केट से माल को उठा रहा है ना। हाँ। प्राइस के बढ़ने का मतलब है कि कोई उस माल को महंगा भी उठा रहा है, मतलब महंगा भी खरीद रहा है, मतलब ये हुआ। अब हम्म। मार्केट के अंदर अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है और कोई इसको महंगा भी उठा रहा है, तो इसका मतलब मार्केट के अंदर जो सेलर है वो इसको सस्ता बेच के राजी नहीं है। मतलब आपके पास में ये जो जोन है, ये एक डिमांड ड्रिवन जोन है। मतलब इस जोन के अंदर क्या हो रही है, आपके पास में डिमांड बढ़ रही है, ये एक हम्म। डिमांड ड्रिवन जोन है। तो डिमांड ड्रिवन जोन के अंदर मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ना कोई एक्यूमुलेशन हो रहा है। अब एक्यूमुलेशन कब होता है? एक्यूमुलेशन तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव आ रहा हो, कि मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स आपके पास में चेंज हो रहे हैं, तब उसके अंदर कोई एक्यूमुलेशन होता है, या फिर उसके अंदर कोई न्यूज़ अभी डेवलप हो रही है, कि कोई न्यूज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है आपके पास में, या कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है इन फेवर ऑफ बिजनेस आने वाली है, पॉलिसी अपकमिंग है इन फेवर ऑफ बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं फेवर ऑफ बिजनेस, वो लोग क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर निगाह रखे हुए होते हैं, न्यूज़ पर निगाह रखे होते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स के पर निगाह रखे होते हैं। मतलब आप ये समझो कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने जब अपना करोड़ों रुपया लगाना होता है, अरबों रुपया लगाना होता है, तब वो ये देख कर चलता है आपके पास में कि वो अपना पैसा जो खर्च कर रहा होता है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो न्यूज़ डेवलप हो रही हैं उस स्टॉक के लिए या उस सेक्टर के लिए उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा होता है, या गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं अपकमिंग है इन फेवर ऑफ बिजनेस उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक डिमांड ड्रिवन आपके पास में स्ट्रेटजी बना के चल रहा है। अब ऐसी जगह पर ध्यान समझिएगा जो बातें सिखा रहा हूँ। यस अब सर। ऐसी जगह पर मेरी ऑब्जर्वेशंस किस चीज़ की चल रही थी, एक्यूमुलेशन की चल रही थी, मेरी ऑब्जर्वेशन क्या चल रही थी, एक्यूमुलेशन की चल रही थी। एक्यूमुलेशन। और मार्केट में अचानक से आ जाती है एक बैड न्यूज़। हम्म। ठीक है जी। तो बैड न्यूज़ के साथ देखिए, बैड न्यूज़ ऑलवेज कम्स विद गुड प्राइस। हम्म। मार्केट हमेशा जो होगा आपके इसमें बैड न्यूज़ देगा तो प्राइस हमेशा अच्छा देगा, तो बैड न्यूज़ पर हमेशा अच्छा प्राइस मिल जाता है। तो इस एक्यूमुलेशन के समय पर, जिसको मैं एक्यूमुलेशन को देख रहा था, जैसी कोई बैड न्यूज़ आएगी अचानक से क्या होगा, स्टॉक बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और वॉल्यूम एकदम से शूट करेंगे। हाँ। अब वॉल्यूम्स क्या करेंगे, शूट करेंगे। तो ऐसी जगह पर, मतलब वॉल्यूम्स एकदम से शूट करेंगे, अब ऐसी जगह पर हम लोग इस स्टॉक को आपके पास में मार्क कर लेते हैं और हम इस स्टॉक के अंदर अब अपनी एंट्रीज को ढूंढते हैं, क्योंकि हमने जो एंट्री ली है, अब हमने अपनी एंट्री उस व्यक्ति के साथ में ली है जो एक्युमुलेट कर रहा था, उसके साथ में ली है छोटी छोटी एंट्री, और हमने अपनी पोजीशन को इस जगह पर जाकर क्या करा है, एवरेज किया है और उससे सस्ते प्राइस पर एवरेज किया है। मतलब हमने क्या करा है कि उसके साथ हम लोग एक्यूमुलेट करते चले गए, मतलब जब वो 80 रुपए के भाव पे खरीद रहा था तब भी, 90 रुपए के भाव पे खरीद रहा था तब भी, 100 रुपए के भाव पे खरीद रहा था तब भी, हमने उसके साथ क्या करा, धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करा, क्योंकि हमारे हिसाब से वॉल्यूम इमर्ज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कोई इस स्टॉक को उठा रहा है, धीरे धीरे कर कर उठा रहा है और महंगा उठा रहा है, और इस जगह पर सेलर कम है, मतलब इस जगह पर सेलिंग रुक सी गई है और यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है, तो इसको कोई भी अगर बेच रहा है तो इसको उठा लिया जा रहा है, मतलब कोई भी बेच रहा है तो इसको उठा रहे हैं, इसको खरीद रहे हैं, इनको माल भरना है, तो ये अपना माल भरना चाहते हैं। अब एक बैड न्यूज़ आती है
ये ऑलरेडी हाँ। एक्यूमुलेट कर रहे थे, काफ़ी पिछले समय से मैं इनको ऑब्जर्व करके चला था, ये एक्यूमुलेट कर रहे थे और अचानक से हम्म, मार्केट में बैड न्यूज़ आती है। तो बैड न्यूज़ आती है तो बैड न्यूज़ क्या करती है, आपके पास में गुड प्राइस देती है। अब गुड प्राइस क्यों देती है, क्योंकि ये जो गुड प्राइस है ये क्या ऐसा आएगा जब वीक प्लेयर्स मार्केट से आउट हो जाएंगे, तो वीक प्लेयर्स हाँ। को ये मार्केट से आउट कर देती है। तो अचानक से क्या होता है, जो लोग 80 पे खरीद रहे थे, 90 पे खरीद रहे थे, 100 पे खरीद रहे थे, जैसे ही इसका भाव 60 आएगा, 80 वाले का भी घाटा, 90 वाले का भी घाटा, 100 वाले का भी घाटा। ये अपने हम्म, रूल्स पे काम कर रहे हैं, ये क्या होंगे, मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि इन सबके स्टॉप लॉस हंट हो गए, इन सबके स्टॉप लॉस आपके पास में हंट हुए हैं। तो इन सबके हम्म, स्टॉप लॉस आपके पास में हिट हो गए हैं। अब मार्केट निचले लेवल पे भी अगर सेम कंसोलिडेशन दिखाता है, अब मार्केट अगर नीचे आ गया और हम्म, निचले लेवल पे मतलब 60 रुपए के आसपास भी अगर आपके पास में सेम सेम आपके हम्म। पास में पैटर्न बन रहा है, सेम पैटर्न किस चीज का बन रहा है, वॉल्यूम का मतलब कर सर और कैसे प्राइस का। बनता है वो पैटर्न, थोड़ा मिलेगा क्या, कैसे किस चीज पे किस बेसिस पे हम लोग ये आप कर मुझे रहे हैं? डिस्टर्ब कम करोगे तो ज्यादा अच्छा सीख पाओगे। अभी आप रूल्स डेवलप कर रहे हो ना, अच्छा। आप अभी रूल्स डेवलप कर रहे हो है ना। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक ये है। सब सब आपके सामने आएगा। तो आपके पास में सेम पैटर्न अगर बनता है आपके पास में वॉल्यूम का और अगर आपके पास में प्राइस का, तब उस जगह पर हम ये मान के चलते हैं कि ये जो जगह बन रही है ये किस चीज़ की बन रही है, एवरेजिंग की जगह बन रही है। एवरेज। मतलब कोई इसको इस जगह पर एवरेजिंग करके चल रहा है। आप जरा समझते हैं, अगर उसने एवरेजिंग भी कुछ इसी तरीके से की है कि पहले उसने एक स्टॉक को खरीदा था 80 रुपए पे, फिर खरीदा था 90 रुपए पे और फिर खरीदा था 100 रुपए पे। अब उसने जब हम्म, एवरेजिंग करी है तो उसने क्या करा, जो लोअर प्राइस था उसे 60 रुपए पर भी एवरेज करा, 50 पर भी एवरेज करा और 70 पर भी एवरेज करा। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं इन सबको प्लस करता हूँ तो 70 और 50 कितना होगा, 120, एक सौ एक सौ बीस और बीस 60 कितना होगा, 180, एक सौ अस्सी अस्सी और 80 कितना होगा, 260, सौ दो साठ और सौ 100 कितना हो गया, 360, तीन सौ तीन साठ सौ और 90 कितना हो गया, 450 हो गया। 450। इस 450 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ हर जगह बराबर बराबर रहा होगा, मैं 450 को 6 से डिवाइड कर देता हूँ। तो दस से 450 को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में बनेगा 6 7 जा 42, बचा 30 है ना, और 6 5 जो कितना हो गया आपके पास में 30। मतलब मेरा एवरेज प्राइस कितना है, 75 का मेरा प्राइस निकल कर आ गया। अब मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए क्या होगा, मैंने मार्क कर लिया, ये इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए कितने रुपए का, आपके पास में 75 रुपीज़ का मेरे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मैंने 75 रुपए के इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लिया। अभी ये ना अंदाजे से निकाला है हम लोगों ने, ये अंदाजा है हमारा, क्योंकि हर जगह पे वॉल्यूम बिल्कुल सेम नहीं रहे होंगे। तो हम इस जगह पर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये एक इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, हम इसको इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे को वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, एक एवरेज प्राइस हमें दिखाता रहता है जिसके अंदर वॉल्यूम्स भी हैं, प्राइस भी है, और उन प्राइस का और वॉल्यूम का उसने क्या कर रखा है, एवरेज निकाला है, जो मैंने आपको निकाल के दिखाया कैलकुलेशन से, कितना 75 निकाल के दिखाया। तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नाम के इस इंडिकेटर का इस्तेमाल करके चलते हैं। अच्छा, अच्छा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपके पास में, मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके चलते हैं, बहुत सारे लोग मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करके चलते हैं। अब ये मूविंग एवरेजेस कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में हमारा सेकंड रूल निकल कर आता है आपके पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का, और हमारा थर्ड रूल निकल कर आता है मूविंग एवरेजेस का। तो ये जो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, तो जब भी कभी आपके पास में हमारी कोई स्टॉक की, अब देखिए वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का रूल निकलता है हमारा, जब भी किसी स्टॉक का प्राइस अबव होता है, जब भी कभी स्टॉक का प्राइस अबव होता है वी वैप से, तो वी वैप से मतलब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, अगर आपके उसमें स्टॉक का प्राइस ऊपर है, तब उस कंडीशन में हमारा व्यू उस स्टॉक के लिए कैसा बन जाता है, बुलिश। और उसके पीछे का रीज़न है हमारे पास कि इसको, इस स्टॉक को 75 रुपए के भाव के पास में, अगर कोई इंसान अभी भी 75 रुपए के भाव पर स्टॉक अगर चल रहा है, मतलब इसके वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो ये तीनों बंदे आपके में, एक ऐसा बंदा जिसने 80 90 100 60 50 70 कहीं पर भी खरीदा था वो प्रॉफिट में है। तो जब तक ये बंदा आपके इसमें प्रॉफिट में है, ये स्टॉक को नहीं बेचेगा, ये स्टॉक को रैली कराना चाहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब तक स्टॉक का प्राइस अब वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर होता है, हमारा व्यू उस स्टॉक के लिए बुलिश रहता है। ठीक है जी, अच्छा। ठीक है। तो अब इसी तरीके से हमारे पास में मूविंग एवरेजेस आते हैं। मूविंग एवरेजेस जो होते हैं हमारे पास में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो जनरली क्या होता है आपके पास में, हम लोग जो लेते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके चलते हैं। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्यों लेते हैं, कुछ लोग मूविंग ये एवरेज, एक्सपेंशन मूवी एक्स, एवरेजेस, ये ये आपका क्या होता एक्सपोनेंशियल है? एक्सपोनेंशियल। मूविंग एवरेज,
मैं आपको समझाता हूँ। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, हेलो मोटो। बेटे मैं अभी समय क्लास में हूँ, आप मेरे को मैसेज कर दो। तो देखो, हमारे पास आता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलते हैं, ये एक हमारा सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है। अब जो हमारा ये जो सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? ये सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है। मतलब ये कैंडल के क्लोज होने के बाद जाकर उसके प्राइस को शामिल करता है। पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, फास्ट होता है। मतलब ये क्या होता है, बहुत फास्ट चेंज होता है। तो जनरली क्या होता है कि हम मैं जो लेके चलता हूँ वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेके चलता हूँ। अब इसको भी मैं समझाता हूँ। एक होता है आपके पास में सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, प्रिंसिपल को काउंट करके चलता है और इंटरेस्ट को अलग काउंट करके चलता है ना। जो कंपाउंड बराबर। इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर बार प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करता चला जाता है। तो ये क्या होता है, ये फास्ट ग्रो करता है। यस, म्यूचुअल फंड। हाँ, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो ये क्या है, ये फास्ट है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं जिस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करता हूँ ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। आप सिंपल मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है, आपके पास में कुछ लोग मूविंग एवरेज को कैलकुलेट करते समय ये देखते हैं आपके पास में ओपनिंग प्राइस का अलग से, मतलब ओपनिंग प्राइस का मूविंग एवरेज अलग बना देते हैं। मतलब हर दिन के ओपन के प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं बस। जैसे कि आज स्टॉक कितने पे खुला, 70 पे खुला, कोई बात नहीं। कल कितने पे खुला, 50 पे खुला, फिर कहाँ पे खुला, फिर 90 पे खुला। कुछ लोग इसको कंसिडर करके चलते हैं, मतलब ओपनिंग प्राइस को कंसिडर करके चलते हैं। तो मतलब आप इसके ओपनिंग प्राइस को भी कंसिडर करके चल सकते हो। कुछ लोग स्टॉक को कहते हैं दिन भर जो मर्जी हुआ यार, भाव खत्म कहाँ पे हुआ, मतलब मार्केट में जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसका क्लोजिंग प्राइस क्या था, 70 रुपए की चीज हो सकता है 40 तक गई हो, नीचे क्लोज हुई हो सकता है 50 की चीज 90 पे क्लोज हुई हो सकता है 90 की चीज 120 पे क्लोज हुई हो। तो कुछ लोग क्लोजिंग प्राइस को लेकर चलते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं आपके पास में, ये करते हैं ओपन प्राइस प्लस क्लोज प्राइस का हाफ करके चलते हैं। तो ये ना आपके ऊपर है, मतलब कुछ स्टॉक्स के अंदर ओपन प्राइस प्लस क्लोज प्राइस का हाफ अच्छा लगेगा, किसी जगह पर क्लोजिंग प्राइस पर अच्छे सिग्नल मिल रहे होंगे, किसी जगह पर ओपनिंग प्राइस से अच्छे सिग्नल मिल रहे होंगे। अब जनरली क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं और वो स्टॉक बहुत ज़्यादा वोल्टाइल होते हैं। तो आज वो ऐसे होते हैं, कभी गैप अप खुलेंगे गैप डाउन खुलेंगे, गैप अप खुलेंगे गैप डाउन खुलेंगे और वहीं पर कंसोलिडेट करते रहेंगे। मतलब उनके अंदर दिन भर में बड़ी मूवमेंट नहीं आती। तो उस जगह पर आप ओपन प्राइस को देख के चलते हो। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं दिन भर बड़े वोल्टाइल रहते हैं और घूम फिर के क्लोज वहीं हो जाते हैं जहाँ ओपन हुए थे। तो हम कई जगह पर उनकी क्लोजिंग प्राइस को लेकर चलते हैं। और कुछ जगह पर स्टॉक के अंदर जिसमें बड़े स्विंग आ रहे होते हैं, मतलब ऊपर भी गया नीचे भी गया फिर ऊपर गया फिर वोलेटाइल नीचे है गया, बहुत। बहुत वोल्टाइल है। तो ऐसे स्टॉक के अंदर ओपन प्लस क्लोज का हम लोग हाफ कंसिडर करके चल रहे होते हैं, एवरेज जो एवरेज लेके चल रहे होते बिटवीन। हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में रहता है कि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या स्लो मूविंग एवरेज, पर इन सब के अंदर ये सब कुछ इंक्लूड हो जाता है अगर आप सीधे इसके अंदर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को लेके चलो। और मैं जो जनरली कंसिडर करके चलता हूँ, मैं केवल इसकी क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात से मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट का प्राइस सेटल कहाँ पर हुआ। ठीक है जी, क्योंकि मतलब मेरा जो व्यू है वो आज का नहीं है, वो आगे का होता है। तो सर मैं उस कंडीशन में जो कंसिडर करके चलता हूँ वो क्लोजिंग प्राइस कंसिडर करके चलता हूँ। तो हमारे पास में जो थर्ड रूल आता है वो मूविंग एवरेज का आता है। अब मूविंग एवरेज के अंदर पहले हमने डिसाइड करा कि मूविंग एवरेज में हमें कौन सा लेके चलना है, एक्सपोनेंशियल लेके चलना है या सिंपल लेके चलना है। ये हमारे ना हिट एंड ट्रायल है, मतलब ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा हमारे को हम एक्सपोनेंशियल लें या स्लो मूविंग, मतलब किस किस मूविंग एवरेज से हमें अच्छे सिग्नल मिलते हैं। तो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो कई जगह पर कुछ स्टॉक में ई में अच्छा चलता है, कुछ जगह पर एस में अच्छा चलता है, कुछ जगह पर क्लोजिंग प्राइस अच्छा चलता है, कुछ जगह पर आपके पास में ओपन प्राइस अच्छा चलेगा, कुछ जगह ओपन प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का हाफ अच्छा चलेगा। तो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निकल कर आते हैं, ये हमारे पास में क्लोजिंग पे। अब हमारे पास में आता है कि मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है। मूविंग एवरेज का तो मतलब ये हुआ ना कि आपने अभी जो पीछे ये प्राइस ऐड किए थे फिर आपने उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया था, मतलब तो ये था भाई आपने हाँ हाँ। इसके अंदर 80 90 100 और 60 50 70 इन सबको प्लस किया और आपने 6 से आपने इसको डिवाइड कर दिया, इसमें वॉल्यूम तो कहीं पे था नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि हम ये कंसिडर करके चले थे कि हर जगह पे वॉल्यूम कैसा था, लगभग सेम। मतलब हम ये कंसिडर करके चले थे कि हर जगह पे वॉल्यूम कितना है, लगभग सेम है। 80 पर भी उतनी क्वांटिटी परचेज करी गई है, 90 पे भी सेम क्वांटिटी परचेज करी गई है, 100 पर भी सेम है, 60 पे भी सेम है, 50 पे भी सेम है, 70 पर भी सेम है। कहने का मतलब है कि इस स्टॉक की एक क्वांटिटी 80 पे खरीदी, फिर एक क्वांटिटी 90 पे खरीदी, फिर एक क्वांटिटी 100 पे खरीदी, फिर एक क्वांटिटी 60 पे खरीदी, फिर एक क्वांटिटी 50 पे खरीदी, फिर एक क्वांटिटी हम लोगों ने 70 पे खरीदी। तो हम लोगों ने हर जगह पर सेम क्वांटिटी को कंसिडर करा था, इसलिए हमारा जो एवरेज प्राइस निकल कर आया था वो 75 निकल कर आया था। लेकिन यही अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता तो वो ये कंसिडर करके चलता, वो हमेशा क्या करता, प्राइस को
वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता, मतलब हमारा जो अभी दो रूल्स हमारे चल रहे थे, एक है हमारा वी वैप जो कि हमारे पास में सेकंड है, और जो तीसरा है हमारे पास वीवैप में का वो फुल है फॉर्म क्या है सर? वेटेड एवरेज प्राइस। वी का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास में मूविंग एवरेज, हम इसमें एवरेजेस को लेके चल रहे थे, ऐसे एवरेज जो आपके पास में मूव करते हैं। तो इसके अंदर हम या तो ईएमए लेके चलेंगे या हम लोग एसएमई। एसएमए लेके चलेंगे। हम इसको डिपेंड करेगा, ओपन प्राइस पे भी ले सकते हैं, क्लोज प्राइस पे भी ले सकते हैं, ओपन प्लस क्लोज के हाफ पर भी इसको हम लोग ले सकते हैं। तो इसको जो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको एनवलप बोलते हैं। मूविंग एवरेजेस क्या कहलाते हैं, ये एनवलप कहलाते हैं ये। क्योंकि मतलब कुछ लोगों ने क्या करा, आपने सारे ओपन प्राइस मिला दिए, सारे आपने क्लोज प्राइस मिला दिए, तो क्या हो गया एक तरीके का। अब मार्केट में स्टॉक क्या कर रहा है, इनके बीच में तो मूव कर रहा है। हाँ तो ये क्या बन गया, ये आपका एक एनवलप सा बन जाता है। ठीक है जी। अब ओपन प्राइस प्लस क्लोज प्राइस का हाफ क्या होगा, बीच में एक लाइन चल रही होगी ऐसा करके, है ना? समझ रहे हो बात को? समझा समझा सर समझा। भैया मान लो ये ओपन प्राइस का चल रहा है, ये क्लोज प्राइस का चल रहा है, और स्टॉक आप ट्रेंड में है, तो आपके इसमें सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा होगा, इस एनवेलप के अंदर स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है, तो इसको एनवेलप बोलते हैं। पर जनरली मैं इसके अंदर सिर्फ ईएमआई को लेकर कंसिडर कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे को बहुत सारे सिग्नल नहीं चाहिए। मतलब मैं एक सिग्नल पे काम करूंगा, तो मैंने ईएमआई को मैंने कंसिडर कर रखा है। मतलब बहुत सारे लोग जनरली ईएमआई को, मैक्सिमम लोग ईएमआई पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा। अब सेम तरीका हमारे पास वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का, अब इसमें निकल कर आता है कि पीरियड कितने होने चाहिए। मतलब आप इसके अंदर, जैसे कि अभी आपने जो कंसिडर करा, तो इसके अंदर आपने केवल 6 प्राइस कंसिडर किए थे, क्योंकि आपने लास्ट में डिवाइड किससे किया था, आपने 6 से डिवाइड किया था। सर ये ईएमआई जो है वो किस बेसिस पे काम, मतलब एक्सपोनेंशियल क्या देखता है उसके अंदर? अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या देख रहा है आपके पास, वही देख रहा है ना आपके इसमें कि 1 2 3 4 5 6 प्राइस हैं, तो 6 प्राइस को हाँ, ऐड करके 6 से डिवाइड कर दिया। मतलब वो एवरेज करके दे देता है, तो मूविंग हाँ। एवरेजेस और इसमें ईएमआई अब हमारे पास मतलब। मूविंग एवरेज क्या होंगे, अब इसके अंदर एवरेज तो लोगे, मूविंग एवरेज क्या हुआ। तो देखो, अगर मैंने आपके पास में जो इसके अंदर पीरियड रखा, वो कितने का रखा, मैंने पीरियड रखा 6 का, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास पहले प्राइस में प्लस करेगा सेकंड प्राइस को, प्लस करेगा थर्ड प्राइस को, प्लस करेगा फोर्थ प्राइस को, प्लस प्लस करेगा। करेगा फिफ्थ प्राइस को, और प्लस और करेगा सिक्स प्राइस को। 6 प्राइस को ऐड करेगा और 6 से डिवाइड कर देगा। हाँ ये तो मतलब वो, और इसका एक आंसर मेरे को दे देगा। मालूम मेरा जो आंसर निकला वो क्या निकला, ए वन निकला। आंसर क्या निकला, ए वन हाँ निकला। अब अगली बार में क्या करेगा, जब इसके बाद में एक एक नया दिन आएगा, तो नए दिन का नया प्राइस आएगा। तो नए दिन का हाँ नया प्राइस आएगा, मतलब उसमें वो सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, और इसके अंदर सेवन्थ डे को प्लस कर देगा, क्योंकि छठे के बाद अगले दिन कौन सा आएगा, सातवां दिन आएगा। और हाँ इसको क्या करेगा, अभी भी अगर आप डेज काउंट करोगे तो कितने, 6 ही हैं, तो वो 6 से डिवाइड हाँ कर देगा। तो अब 6 से डिवाइड करके एक नया प्राइस बनेगा, वो क्या बनेगा, ए टू बन जाएगा। अब मेरे पास में ए वन पहले 6 दिन का प्राइस है, ए टू हाँ उसके बाद के 6 दिन का प्राइस है। जैसे ही एक नया दिन आएगा, फिर एक नए दिन का नया प्राइस बन जाएगा, फिर उसके हाँ। बाद एक और दिन का एक और प्राइस बन जाएगा, उसके बाद एक और दिन का एक और प्राइस बन जाएगा, उसके बाद एक और दिन का एक और प्राइस बन जाएगा। तो ये मेरे पास अलग अलग प्राइजेस जो बने हैं, ये आपके पास में हर बार हमने 6 दिन को ही ऐड करके बनाए हैं। क्योंकि हर बार एक नया दिन अच्छा। आ जाता है, तो एक नया प्राइस आ जाता है। नया प्राइस आ जाता है, तो आपके पास में उस एवरेज की वैल्यू बदल जाती है ना? हाँ बराबर समझा सर। मैं आपको ये बैकलॉग एवरेज होते रहता है, वो नहीं नहीं चीजें डेटा होते नहीं रहती नहीं है। नहीं, बैकलॉग नहीं, फ्रेश वाला। फ्रेश वाला उस दिन से 6 दिन काउंट कर लेगा। अगर मैंने टाइम पीरियड क्या लिया है, अगर मैंने पीरियड लिया है 6 डेज का, तो मैंने अगर जो पीरियड कंसिडर करा वो कितने दिन का कंसिडर करा, बस अगर मैंने दिन का। पीरियड 6 डेज का कंसिडर करा है, तो ये क्या करेगा, ये 6 ही दिन काउंट करके चलेगा, जो आज से पीछे के 6 दिन थे। मतलब जिस दिन इसको लगाया गया, तो वो हाँ 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 छः। सर, आपने बताया था टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना पड़ता है, वो टाइम फ्रेम पे वो उतना उतना कैलकुलेशन होगा। हाँ, तो इसने क्या करा, 6 डेज अगर इसने सेलेक्ट किए हैं, तो वो 6 दिन के प्राइस को कंसिडर कर रहा है, और हर बार 6 दिन को ऐड करके दे रहा है। जैसे ही सातवां दिन आएगा, तो सातवें दिन से पीछे के 6 दिन दो से स्टार्ट होंगे। हाँ फिर फिर से जो वन उस आ जाएगा। आठवां दिन जो होगा, वो तीसरे दिन से स्टार्ट होगा, है ना? हाँ तो ये हर बार 6 के काउंट करेगा, और ये क्या करेगा कंप्यूटर, फिर उसके बाद इन सारे प्राइसेस को मिला कर दे देगा, लाइंस बना देगा ऐसे करके। तो ये क्या होगा, अब आप ही देखो, ये क्या है आपके पास में, ये लाइन आपके पास में लगातार बढ़ रही है, मतलब मूव कर रही है। तो इसलिए इन एवरेज का नाम क्या हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, क्योंकि ये एवरेज क्या होंगे, मूव करते रहेंगे, हर बार बदलती रहेगी इनकी वैल्यू, है ना? हाँ
तो ये हमारा मूविंग एवरेज बन गया। अब इन मूविंग एवरेज को कंसीडर करा जाए तो इसके अंदर टाइम फ्रेम क्या 6 दिन का कंसीडर करा जाए? तो देखो मैं इसमें जो कंसीडर करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैं ये देख के चलता हूँ कि किसी भी चीज़ को डेवलप होने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर उसका ट्रेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भाई स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट के खुलने से पहले आप भाव को डिसाइड नहीं कर सकते। मार्केट के खुलने के बाद ही आपको भाव पता चलेगा, लोग किस भाव पर उसको खरीद रहे हैं और लोग उसको किस भाव पर बेच रहे हैं। तो जिस भाव पर लोग उसको खरीद रहे होंगे या जिस भाव पर लोग उसको बेच रहे होंगे, तो वो उसका एक भाव है, उसका एक प्राइस है। और हम जब प्राइस एक्शन की बात करते हैं, जब हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो हम प्राइस की बात कर रहे हैं। तब उस कंडीशन में हाँ हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो स्टॉक मार्केट का खुलना। तो स्टॉक मार्केट हमारा कितने दिन खुलता है एक हफ्ते में? सर, 5 दिन, तो हमारे लिए मंडे सबसे टू पहला जो फ्राइडे। मूविंग एवरेज बनता है वो हमारे पास 5 डेज का बन गया। वो कितने का बन गया? हमारा 5 डेज का बन गया। मतलब कम से कम 5 दिन का इसका। मूविंग एवरेज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो 5 डेज का जो मूविंग एवरेज है इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर लिया कि मैं इसके अंदर 5 दिन को ग्रीन कलर से, ये मेरी ग्रीन लाइट है। क्यों ग्रीन लाइट? क्यों? क्योंकि ये ग्रीन लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट है, ये मेरे को मूव करना बता रही है कि अब अगला मूव क्या आएगा, ये इस बात को इंडिकेशन है ये, है ना। यस अब सर। मेरे पास में, अब मैं ये देख के चलता हूँ आपके पास में कि यार एक मेरे को 5 दिन का कामकाज मिल गया। अब यार एक महीना हो सकता है वो रिजल्ट का महीना हो सकता है आपके पास में उस समय पर वो न्यूज़ का महीना हो सकता है आरबीआई की पॉलिसी आनी हो सकता है आपके पास में फैट के इंटरेस्ट रेट रिजल्ट्स आने हो। तो मेरे पास कोई जो महीना होता है हाँ, ना वो काफ़ी बड़ा, काफ़ी वोलेटाइल होता है कोई महीने। जैसे कोई फेस्टिवल हाँ, सीजन कुछ का होता महीना है। हो गया, तो मेरे को ना एक महीने का भी, मेरे को महीने के हिसाब से भी रीडिंग करनी है मार्केट की, है ना। तो हाँ कंपनी की सर, हाँ। मार्केट के हिसाब से रीडिंग करनी है। तो उसके लिए मेरे को मतलब एक बराबर। महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होते हैं? महीने में ट्रेडिंग डेज सर हो गए 20, तो जैसा बात मेरे हुआ को, हमारा। हाँ, चार तो बजे। मेरे पास में अगला जो मूविंग एवरेज बनेगा आपके पास में 20 दिन का बनेगा, मतलब 20 डेज का मूविंग एवरेज बनेगा। और मैं इसका जो कलर होता है उसको ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ। मुझे याद नहीं अच्छा। रहेगा ब्लू कलर से मैं 20 दिन के मूविंग एवरेज को लिया है, ठीक है। अब मैं तीसरी हाँ, कंडीशन पर जाता हूँ आपके पास में, कंपनी अपना क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती है। हाँ सर। हर 3 महीने के बाद अपना क्वार्टरली रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी पोस्ट करेंगी, वैसे तो मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मेरे हाफ ईयरली रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ बैलेंस शीट आती है, क्वार्टरली रिजल्ट के साथ बैलेंस शीट नहीं आती बैलेंस नहीं होती। है ना। तो बैलेंस शीट किसके साथ आती है? मतलब फंडामेंटल्स में बदलाव कब आएंगे आपके पास में? 6 महीने के बाद होंगे। साल में 2 बार बैलेंस शीट हाँ, आती है कंपनी की, एक सितंबर के क्वार्टर में हाँ। सितंबर में आती है और एक मार्च में आती हम्म, है ना। हाँ तो सर। मतलब सितंबर और मार्च के जो रिजल्ट्स निकलते हैं कंपनी के, तो उस समय पर क्या होगा आपके पास में? बैलेंस शीट आनी है। तो मेरे लिए 6 महीने में कितने ट्रेडिंग डेज होंगे? 6 महीने में सर 20 इंटू 60। जनरली क्या होता है कि 100 60, डेज। 120 डेज, 120 डेज हो हाँ, गए। तो ये लगभग 100 डेज होते हैं। मतलब 6 महीने में छुट्टी कितनी वगैरह। छुट्टियां वगैरह भी होती हैं, तो लगभग 100 दिन हाँ। होते हैं। तो 100 ट्रेडिंग डेज है आपके पास में। तो मेरे पास 20 डेज के कलर को मैंने ब्लू मार्क करा, अब इसको मैंने ऑरेंज से मार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मेरे पास खतरनाक सिग्नल है। ये मेरे पास एक जबरदस्त सिग्नल है कि कंपनी के अंदर बदलाव क्या हो रहा है ना। 6 महीने में कंपनी ने रिजल्ट पोस्ट किया, उसके ब्याह पर लोगों ने डिसीजन ले लिए। तो ये मेरे पास एक खतरनाक सा सिग्नल है। अब फिर फोर्थ होता है मेरे पास कि पूरे कंपनी का पूरे साल का कामकाज क्या रहा, कंपनी का जो पूरे साल का फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो वो आप हाँ, कहते हैं पूरे साल को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पूरे साल कंपनी ने कुछ तो करा होगा। उसके ब्याह पर कंपनी या तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी या पीछे रह जाएगी। तो कंपनी ने पूरे साल जो भी करा उसके ब्याह पर वो कुछ आगे चली गई। तो वो आगे चली गई तो उसको आगे जाने में कितने दिन लगे? सर अगर देखा जाए तो कम से कम मान लो 200 दिन तो मान के चलो। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास एक अगला एवरेज मूविंग एवरेज होता है, 200 डेज का मूविंग एवरेज होता है, और मैं इसको रेड कलर से मार्क करता हूँ। तो मेरे पास 5 डेज है ग्रीन कलर, 20 डेज है ब्लू कलर, 100 डेज है कलर। ऑरेंज कलर, और 200 डेज है रेड कलर। अब रेड आप ये कलर। खुद जरा मुझे सोच के बताओ, अगर कोई स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? सर डाउन ट्रेंड है, नीचे इसका जाएगा। इसका मतलब ये कि 200 डेज का जो रेड है ये आपके इसमें उसके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हाँ, अगर ये 200 डेज के ऊपर काम कर रहा होता मतलब तब तो हाई जाएगा सर, ऊपर तो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत सर सारे लोग क्या सपोर्ट। करते हैं। है जी। सर सपोर्ट, एक मिनट सर, थोड़ा कंफ्यूजन ये है। सपोर्ट हम लोग इसके लिए यूज करते हैं उस चीज के लिए कि उससे ब्रेकडाउन हो तो हमें निकालना है, स्टॉप लॉस रहता है हमारा बिल्कुल सपोर्ट, ठीक है। इससे तो नीचे नहीं जाएगा। जनरली क्या होता है कि लोग ये मान के चलते हैं आपके पास में कि कोई भी जो स्टॉक है
वो एक साल के अंदर उसके जो स्टॉक का 200 डेज का जो मूविंग एवरेज निकल कर आया, 200 डेज का मूविंग एवरेज आया, तो इसके आसपास लोग क्या करते हैं आपके इसमें बाय करते हैं। मतलब कोई भी स्टॉक जब भी, मतलब कुछ लोगों की स्ट्रेटजी होती है कि जब भी कोई स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा तो वो क्या करते हैं, बाय करते हैं। जैसे भी टू नहीं हंड्रेड नहीं डेज के, सर, एक एक मिनट सर, मैं ऊपर वाला नहीं समझा। ये जो ऊपर आप बोले कि सपोर्ट है, मतलब 200 डेज के ऊपर अगर अपवर्ड दिख रहा है ऊपर, तो वो उधर आप सपोर्ट का एक लगाते हो कि सपोर्ट एक है, मतलब ये वो कि ब्रेकडाउन मैं, में मुझे आप समझाने तो दो, आप मुझे समझाने तो देते नहीं आप पहले मेरी पहले पूरी बात सुना करो। मेरी मेरी क्लास के देखो, जब मैं आपसे पूछता हूँ ना, कि जब मैं आपसे ये पूछूँ सर आपका कोई डाउट है, तब आप मुझसे बताओगे ना, तो आप अपने डाउट लिखा करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टीचर की प्रेजेंटेशन में डाउट्स ऑलरेडी कवर हो चुके होते हैं, पर टीचर को बोलने तो दो। अच्छा अच्छा, तो ठीक देखो ठीक है सर। हमारे पास में, मैं आपको बता रहा हूँ कि 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, तो 200 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये हमारे लिए एक तरीके की सपोर्ट का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? हाँ। मेरा कहना ये था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जाकर बाय करते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास अगर प्राइस आएगा तो उसको कोई खरीदने के लिए बैठा हुआ है। तो जैसे ही कोई खरीदने के लिए बैठा होगा तो उस जगह पर स्टॉक के अंदर जो ऑर्डर लगेंगे बाय के लगेंगे। तो उस जगह पर हाँ। अगर बाय के ऑर्डर लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई अगर अपनी क्वांटिटी को खाली करना चाहता है तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में उसको अच्छे बायर्स मिल जाएंगे। तो 200 डेज हम्म। के बाद बायर्स मिल रहे हैं और 200 डेज के पास में जाकर आपके पास में किसी ने उसको बाय करा, और ये जो स्टॉक है आपके पास में इससे ऊपर चला गया, मतलब इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगा। तो इसका प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बाउंस खाकर वापस ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है कि 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास में एक बड़ी डिमांड जोन है। मतलब कहने का ये कि ये स्टॉक किसी वजह से नीचे आया और लोग इसको खरीदने के लिए तैयार बैठे थे। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आया, अचानक से उन्होंने क्या करा, अपने पैसे निकाले, डाले, और जो भी उनको वॉल्यूम्स मिल रहे थे वो सारे इन्होंने उठा लिए। तो 200 डेज का मूविंग एवरेज ने क्या करा, एक ऐसी जगह पर प्राइस को सपोर्ट का काम करा, क्योंकि प्राइस को 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आने नहीं दिया इसने। ये जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आया, बाय कर लिया। बाय कर लिया तो जो भी सेलर के पास जितना सामान था वो सारा खरीद लिया। तो सेलर का सामान अगर आप ही मान के चलो 125 रुपए के भाव पर वो अपना सामान आसानी से बेच पा रहा है, तो क्या उसकी कोशिश उसे 124 पर बेचने की होगी? नहीं 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 अब वो क्या चाहेगा कि यार 125 पे तो मेरा सामान बड़े आराम से बिक जाता है, तो मैं इस सामान को हम्म। कितने पे बेचने की कोशिश करूं? सर ज्यादातर मैं सोचूंगा 100 कुछ भी हो, 125 के ऊपर ही रहे। शाबाश। तो 125 का जो भाव है ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है या रेजिस्टेंस का काम कर रहा है? बस ये मेरे लिए तो अभी तो फिलहाल रेजिस्टेंस है मेरा, अगर 125 के ऊपर चल रहा है तो। अगर 125 के ऊपर चल रहा है और आप सेलर हो, आप बेचना चाहते हो, तो ये 125 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नहीं, सपोर्ट करेगा। क्योंकि बेसिकली क्या है कि सपोर्ट आप करेगा। अपने सामान को इतना तो जानते हो कि आप 125 पर तो बड़े आराम से 125 बेच के नीचे दोगे। नहीं बेचना है। हाँ भाई हाँ, आप सपोर्ट। 125 पर आप इसे बड़े आराम से बेच दोगे, तो इसका भाव अगर 124 आएगा तो आपको क्या फायदा है बेचने का? हम्म। है ना? आप इसे 125 पर ही बेचना चाहते हो या उससे महंगा बेचना चाहते हो, है ना? तो अगर कोई इस पे 125 के भाव पर इसको बड़े आराम से खरीद लेगा, तो आपको अगर 125 तो इसका सपोर्ट प्राइस है, तो मैं इसे 150 पे बेचूंगा। तो आप कुछ क्वांटिटी तो 125 पे बेच दोगे, लेकिन मैक्सिमम क्वांटिटी आप 150 पे बेचना चाहोगे। तो क्या होता है जनरली कि जैसे प्राइस 125 से ऊपर जाएगा 150, एकदम से क्या आता है, सेल ऑफ। फिर वापस 125 से जाता है 150, फिर वापस आता है सेल ऑफ। फिर 125 से 150 तो वापस आता है सेल ऑफ। अब इस जगह पर हम क्या समझ के चलते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि ये वो जगह है जिस जगह के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है, हम्म। और कोई इस जगह पर सेल ऑन राइज कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल ऑन राइज कर रहा है। ठीक है जी। अब ये किस प्राइस के पास चल रहा है? 200 डेज के मूविंग एवरेज के प्राइस के पास चल रहा है। तो जनरली जो दो अच्छी कंपनियां होती हैं, उनके लिए जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है। आप बात समझे? हम्म। तो जब भी कभी प्राइस 200 डेज, मतलब 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे गिर गया, तो क्या करेंगे, वो उस जगह पर कंपनी एकदम से वॉल्यूम इमर्ज होकर आते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं, और ये प्राइस वापस से इंप्रूव होकर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाता है। ये बात समझ में आई आपको? समझ गया सर, ठीक है, समझा तो समझा। इसने सपोर्ट का काम करा। अब बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का काम कैसे करेगा। अब अगर कोई स्टॉक लगातार अपने इस 200 डेज के मूविंग प्राइस के एवरेज के नीचे काम कर रहा था, तो क्या होगा, हम्म। हर बार आपके जो 200 डेज का मूविंग एवरेज इस तरीके से नीचे आ रहा होगा। अब हाँ। एक जगह पर प्राइस क्या होता है, यहाँ ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर इस जगह पर ये बंदा बैठा है जो इसको 125 पे बेचना चाहता था, लेकिन 124 पर इसको नहीं बेचना चाहता। हम्म। अब बात समझ रहे हो मेरी?
वो इसको 125 पर तो बेचना चाहता है, पर 124 पर बेचना नहीं चाहता। तो जैसे ही इसका भाव वापस से 125 आएगा, ये क्या करेगा? फिर से भाई ये सर निकाल देगा। फिर से बेच देगा। फिर वापस हाँ, आया 125 तक, क्या करेगा? फिर निकाल देगा। फिर निकाल देगा। फिर आया, फिर निकाल देगा। अब निकाल ये जो देगा। मेरे पास 200 डेज का मूविंग एवरेज है, तो ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये मेरे पास किस तरीके का काम कर रहा है? सर 125 पे रेजिस्टेंस आ जाएगा। शाबाश। अब देखो, आपने खुद कहा नहीं कहा, तो मैं कह रहा हूँ पता है क्या, आपने मुझे तो बोलने दो। जब आप मुझे बोलने दोगे, मैं आपसे खुद आंसर निकलवा लूंगा। देखो, मैं आपसे डाउट खुद पूछता हूँ, क्योंकि मेरी आदत ना आपसे क्वेश्चंस करने की है। मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगा, आप मुझे आंसर दोगे। पर अगर हाँ आप सर। मुझे आप मुझे अगर रास्ता दिखाओगे ना कि अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, अब ऐसे चलो, तो उसमें क्या है कि आप ही नुकसान उठाओगे, क्योंकि मैं आपसे तो कोई पूछ ही नहीं पाऊंगा, मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ। एक हाँ, टीचर अगर ये अपनी वाला आंसर निकलवा दिए सर, ये यही हाँ कंफ्यूजन था। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, आप मुझे ना, आप मेरी प्रेजेंटेशंस की एक खासियत है कि मैं मेरी प्रेजेंटेशंस में अपने ऑडियंस को इंक्लूड करता हूँ। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि मैं मेरी प्रेजेंस में, मतलब मैं बस क्या है कि मैं उसको ना ऐसे क्वेश्चन देता हूँ ऑडियंस को कि वो आंसर कर पाए। तो पहले मैं उसका बेस स्ट्रांग बनाता हूँ। आप समझ रहे हो बात को? तो ये ना आपको, हम्म। अब आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब भी कभी कोई स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा और हमें सिग्नल मिला बाय का, तब हम बाय करेंगे या सेल करेंगे? सर अगर 125 का क्या सिग्नल आ रहा है, 125 का 200 डेज में, हम्म। ठीक है, अगर हम्म। 125 के अगर ब्रेकडाउन करता है तो हम बाय करेंगे। तो ठीक बेसिकली है। क्या है कि अगर हम लोग ऊपर देख रहे हैं कि प्राइस लगातार 125 के ऊपर रहता था, तो हाँ 125 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करता था। तो जैसे ही वापस हाँ। 125 के पास आ रहा है, तो मैं इसको वापस से बाय कर लूंगा। तो ये 125 यस मेरे सर। लिए अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। ये 125 है क्या? ये 125 200 डेज का मूविंग एवरेज निकल कर आया है। मतलब एक कंपनी का साल भर का कामकाज निकला है। तो अगर किसी कंपनी के साल भर के कामकाज से मेरे को ऐसा लगता है कि प्राइस ऊपर ही चल रहा है, तो मैं इस जगह पर अपनी पोजीशन बाई की बनाना पसंद करूंगा। उस केस में स्टॉप लॉस क्या रहेगा मेरा? यार ऑब्वियस सी बात है, 200 डेज का मूविंग एवरेज मेरे एक तरीके का छोटा सा स्टॉप लॉस है। इस जगह पर मैं छोटी क्वांटिटी एवरेज करके चलूंगा, है ना? अच्छा, अगर ये लगातार नीचे ट्रेड कर रहा है, तो 200 डेज का मूविंग एवरेज मेरे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और मुझे निचले लेवल पर अगर मैं इसको बाय करूंगा, तो निचले लेवल पे बाय करूंगा, तो जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास आएगा, ये से थोड़ा ऊपर निकलेगा, मैं तुरंत क्या कर दूंगा? एग्जिट मार दूंगा। ठीक है जी। तो मैंने किसी क्लाइंट को, अगर सपोज करो इस स्टॉक को 250 रुपये पर खरीदवाया था, उसके बाद 100 रुपये पर मैंने इसका एवरेज करवा दिया। ठीक है जी। तो 250 रुपये खरीदवाया था, नीचे गिरा 100 रुपये पर आ गया, मैंने कहा सर आप इसे एवरेज कर लो। क्यों? क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं आपके पास में स्टॉक्स में, और हमें पता है कंपनी अच्छी है। तो 250 350 निकल गया। 350 का मैंने आधा कर दिया, तो मेरे पास में, आपके पास में 2 1 जा 2, 175। शाबाश। तो 175 का भाव मेरे पास में आ गया। अब जैसे ही आपके पास में 125 के पास ये आएगा, तो मैं इसके अंदर से कुछ क्वांटिटी के अंदर तो स्क्वायर ऑफ करवाऊंगा, जिससे 100 रुपये वाली चीज़ में 50 75 रुपये का मेरे को, 25 रुपये का मेरे को मुनाफा हो जाए। फिर बाकी क्वांटिटी जैसी ही आपके पास में आएगी, 175 180 के पास में आएगी, मैं तुरंत क्या करूंगा? इसे एग्जिट कराना पसंद करूंगा क्लाइंट को। ठीक है जी। तो मतलब मैं क्यों? ठीक क्योंकि ठीक। मेरे पास में जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, अभी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आप बात समझे? ये बाकी ना हमें चीज़ें एक्सपीरियंस से पता चलेंगी, जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे, सच में चीज़ें ढूंढेंगे, तब हमें पता चलेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? यस सर। तो आज की क्लास में हमने आपको जो टेक्निकल एनालिसिस है, उसके फंडामेंटल सिखाए आपको। ठीक है। यस सर। अगली क्लासेस में जो हम बात करके चलेंगे, वो हम कैंडल्स की बात करके चलेंगे। अभी मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको पूरा? ये सर, ये ईएमए समझ में आ गया, मूविंग एवरेज का। बाकी वो जो मेन था हमारे लिए, जिसपे